दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित की शुरुआत में सबसे पहले लेकर चलेंगे बिहार, जहां पर तकरीबन 1 महीने के भीतर चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की। आपको बताते चले, हाल ही में राहुल गांधी के साथ उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी 1 सितंबर को, जिसका समापन भी हुआ था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस अधिकार यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। लेकिन अब 15 दिनों के बाद तेजस्वी यादव को बिहार अधिकार यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ये यात्रा बिहार के किन किन हिस्सों से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी, उसके बारे में सबसे पहले आपको देते हैं जानकारी। आपको बताते चले, मैप के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव की ओर से इन रूट को क्यों चुना गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि इन तमाम जगहों पर वो राहुल गांधी के साथ नहीं जा पाए थे। बिहार के 10 जिलों से ये यात्रा निकल रही है। जहानाबाद से शुरुआत हुई है, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए 20 तारीख को वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये वो जिले हैं जहां राहुल गांधी के साथ वो नहीं जा पाए थे। संयोग से इनमें से ज्यादातर जिले यादव बहुल ही हैं। अब इस यात्रा को लेकर बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई सवाल मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ जो यात्रा उनकी ओर से निकाली गई थी, क्या उसमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई? इस वजह से तेजस्वी यादव को नए सिरे से यात्रा करनी पड़ रही है। उसी यात्रा की श्रृंखला में अगली यात्रा उसी नाम से करने के बजाय उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा को तब्दील करके बिहार अधिकार यात्रा क्यों कर दी है? इसके पीछे की वजह भी आप जानिए, जिसके जरिए आप समझेंगे कि मौजूदा वक्त में आरजेडी आखिर किस पसोपेश में लगी हुई है। एक एक करके तमाम सवाल इस वक्त आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या सीटों के विवाद की वजह से तेजस्वी दबाव में हैं? क्या इस यात्रा के जरिए अकेले लड़ने की गुंजाइश वो ढूंढ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पर सीएम घोषित करने का दबाव बना रहे हों, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर राहुल गांधी की ओर से हरी झंडी नहीं दिखाई गई, या फिर राहुल गांधी की साथ वाली यात्रा का बहुत अच्छा फीडबैक एसआईआर पर नहीं मिला, इसी वजह से तेजस्वी यादव को अकेले ही चुनावी मैदान में इस रूप में उतरना पड़ा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सही है कि एक वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जिस तरह की उम्मीद आरजेडी कर रही थी, कांग्रेस पार्टी क्या उसमें बाजी मार गई और आरजेडी पीछे रह गई है? आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव को अब इस तरह से नए सिरे से यात्रा करनी पड़ रही है? उसको बताती हुई जनहित की कवर स्टोरी देखिए। आरजेडी की इसी डिमांड में कांग्रेस अड़ंगा लगाए हुए है। तेजस्वी के दिल में भी कहीं ना कहीं एक टीस है। यकीन ना हो तो जहानाबाद की 4 तस्वीरें देख लीजिए, कसक की ठसक को समझ जाएंगे। यात्रा की पहली 4 तस्वीरें तेजस्वी यादव की सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की गई है। खुली आंख से देखने पर भी आपको कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं दिखेगा। आंखों को थोड़ा और कष्ट दीजिए। जहानाबाद पहुंचने से पहले पटना के जिस मसौढ़ी में तेजस्वी ने जन संवाद किया, वहां का सीन भी देख लीजिए। इस वीडियो में आरजेडी के हरे झंडे के साथ लाल रंग के 2-4 झंडे लेफ्ट के तो हैं, लेकिन किसी और सहयोगी, खासकर कांग्रेस का तो कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। अब आप इन तस्वीरों को किस नजरिए से देखते हैं और समझते हैं, हम ये आप पर छोड़ते हैं, लेकिन पुराने पन्नों को हम जरूर पलटना चाहेंगे। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा की है। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का झंडा बैनर आपको थोक के भाव में दिख जाएगा, लेकिन दूसरी तस्वीर जो आज की है, उसमें गठबंधन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। इस कहानी को थोड़ा और कुरेदेंगे तो पाएंगे कि राहुल की यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा था। तेजस्वी ने यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा का नाम दिया है। राहुल के साथ महागठबंधन के तमाम दलों के नेता दिखे थे। तेजस्वी अपने रथ में अकेले यात्रा कर रहे हैं। राहुल ने यात्रा के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों को चुना था,
तेजस्वी की यात्रा यादव बहुल जिलों से गुजर रही है। दोनों यात्रा में अंतर साफ है और इसीलिए तो सवाल है कि क्या तेजस्वी को ये लग गया है कि वोटर अधिकार बिहार के लोगों के बीच मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा वही बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है। ये यात्रा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर के है। ये यात्रा न्याय दिलाने की यात्रा है, अधिकार हक दिलाने की यात्रा है। ये यात्रा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार लाने की यात्रा है, जहां कारखाने हों, उद्योग हों, उसलिए ये यात्रा किया जा रहा है। ये यात्रा किसान और मजदूर के सम्मान की यात्रा है, जो मेहनत करते हैं दिन रात, उनको न्याय दिलाने की यात्रा है। वैसे तेजस्वी यादव ने इशारों में आज फिर साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के दावेदार भी वही हैं, उम्मीदवार भी वही हैं और कोई पार्टी नहीं, जनता ही इसका फैसला करेगी। बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतना आप देखिएगा अपराध बढ़ गया, लोग मुक्ति चाहते हैं भ्रष्टाचार और अपराध से। तेजस्वी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। तेजस्वी की सरकार बनेगी तो अपराध मुक्त बिहार बनेगा। तेजस्वी ये नहीं देखेगा कौन जात और कौन धर्म का है। कोई अगर अपराधी अगर किसी जाति धर्म का हो तो उस पर कार्रवाई करने से हटेगा नहीं। फिलहाल तेजस्वी की ये यात्रा आगे बढ़ रही है। अभी रोज कुछ न कुछ खबरें आती रहेंगी, सवाल भी आते रहेंगे। फिलहाल आप आरजेडी की तरफ से तैयार किए गए इस नए गाने को सुनिए, जिसमें तेजस्वी को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ये रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत किस बात की है। आखिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री अगर बनती है महागठबंधन की सरकार, तो ये बातें क्यों नहीं कही गई? राहुल गांधी ने इस सवाल को क्यों टाल दिया? ये सभी के जहन में मौजूदा वक्त में कायम है। बिहार की सियासत देखें तो बीते 30 सालों से कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पिछलग्गू ही बनकर रह गई है, क्योंकि 1990 के बाद उसका जनाधार लगातार बिहार में कम होता हुआ चला गया। देश के अलग अलग हिस्सों में भले ही कांग्रेस पार्टी का मजबूत वजूद हो, वो राष्ट्रीय पार्टी हो, उसके पास 99 सांसद हों, लेकिन बिहार की सियासत में जब आ पाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव, लालू यादव के पीछे ही खड़ा पाएंगे। लेकिन जब से 2024 के चुनावी नतीजे सामने आए हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। यही कारण है कि बिहार में भी वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेना चाहते हैं। अब अगली रिपोर्ट देखिए। और इसीलिए एक के बाद एक 3 बड़े काम कर चुकी है। पहली तो राहुल ने अभी पिछले महीने ही वोटर अधिकार यात्रा निकालकर कमजोर पड़े संगठन को सक्रिय किया। दूसरा ये कि दलित बिरादरी के राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तीसरा काम ये किया कि संगठन का प्रभार कृष्णा अल्लावरू नाम के युवा नेता को दिया। अब इससे हुआ ये कि चुनावी साल में कांग्रेस एक्शन में आ गई। राहुल की यात्रा ने पार्टी को मुस्लिम इलाकों में मजबूत कर दिया। जो मुसलमान कुछ दिन पहले तक बटे हुए दिख रहे थे, वो कांग्रेस के पाले में एकजुट होते दिखने लगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इसने कांग्रेस का सियासी शेयर हाई कर दिया है, बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया है। यात्रा कांग्रेस को फायदा देगी और राजद को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस पिछले 1.5-2 सालों से जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वो वोट बैंक राजद का वोट बैंक रहा है बिहार में। अभी 3 दिन पहले ही बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने अच्छी और खराब सीटों का जिक्र करके तेजस्वी को दबाव में लाने की चाल चली थी। कहा, हर प्रदेश में अच्छी सीट और खराब सीट होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छी सीट मिले और किसी दल को सभी खराब सीट। सीट बंटवारे में अच्छी और खराब सीटों का संतुलन होना ही चाहिए। और इससे पहले दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही राहुल गांधी ने तेजस्वी के सीएम वाले सवाल को टाल दिया था, प्रोजेक्ट नहीं किया। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है।
और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। कांग्रेस के इन कदमों ने आरजेडी के रणनीतिकारों को असहज कर रखा है। तेजस्वी पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अब 2020 के सीट फॉर्मूले से नीचे आने को तैयार नहीं है। 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी 75 सीट जीती थी। स्ट्राइक रेट 52% का था। कांग्रेस 70 सीट पर लड़कर 19 पर जीती थी। स्ट्राइक रेट 27% का रहा। लेफ्ट 29 पर लड़कर 17 सीट पर जीती। स्ट्राइक रेट 58% का रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस को इस बार तेजस्वी 50 के नीचे निपटा देंगे, लेकिन राहुल के चक्रव्यूह में तेजस्वी फंस गए। वैसे खुद किसी तरह की खटपट की खबरों को वो गलत बताते हैं। जब आप ये यात्रा पर निकले हैं तो बीजेपी जदयू कह रही है कि अकेले क्यों यात्रा पर निकले हैं, 15 दिन पहले ही राहुल के साथ यात्रा की, तो इस यात्रा में क्यों नहीं कोई महागठबंधन का दल शामिल हो रहा है? तो खटपट है आपस में? कहीं कोई खटपट नहीं। देखिए, जो नकारात्मक लोग हैं उनको हर चीज़ नकारात्मक ही नज़र आता है। हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं, प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं। हमारी पार्टी है, सारी पार्टियां कार्यक्रम करती है, तो हमारा पार्टी क्यों ना कार्यक्रम करे। तेजस्वी और राहुल सेम पेज पर हैं या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल तेजस्वी की यात्रा ने गठबंधन के गणित को गड़बड़ा तो दिया ही है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े रणनीतिकारों ने बैठकर काफी माथापच्ची की और बिहार में उन सीटों को अलग अलग किया जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं और कांग्रेस पार्टी जहां खराब प्रदर्शन कर सकती है। इसके साथ ही जातीय गणित को भी लगाने की पूरी कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने वो तथ्य रखते हैं जिसके जरिए कांग्रेस बिहार में मजबूती से अपने पैर जमाना चाहती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार अगड़ों की जगह दलित और पिछड़ों को ज्यादा टिकट देना चाह रही है। साथ ही पार्टी गठबंधन में अपने लिए बहुत ज्यादा सवर्ण बहुल सीट नहीं चाह रही। लड़ने के लिए सीमांचल और मगध भोजपुर रीजन में ज्यादा सीटें चाह रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि उसका मुकाबला बीजेपी की बजाय उसके सहयोगी दलों से हो। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी उम्मीदवारों का बायोडेटा लिया है जहां महागठबंधन के दूसरे दलों के विधायक अभी जीते हुए हैं। अब तेजस्वी की ये जो यात्रा है उसके जरिए दरअसल वो बिहार के अलग अलग हिस्सों का मिजाज भापना चाहते हैं। यादव बहुल इलाकों में जाकर वो अपने उम्मीदवारों की भी स्ट्रेंथ को पहचान लेना चाहते हैं। कौन कहां पर ज्यादा ताकतवर है, कौन कहां पर ज्यादा कमजोर है, उसका भी पूरा जायजा तेजस्वी अपनी इस यात्रा के जरिए लेना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीटों के बंटवारे के भीतर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में उस बात पर बात बन पाएगी जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां मौजूदा वक्त में अड़ी हुई हैं। धीरे 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 आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है। तेजस्वी यादव की यात्रा पटना के मसौढ़ी से निकल रही थी। उस वक्त का ये वीडियो है। तेजस्वी यादव रथ के अंदर से माइक पर बोल रहे थे। बाहर खड़े समर्थक हाथ में होर्डिंग लहरा रहे थे। एक पोस्टर पर लिखा है, तेजस्वी आपसे बैर नहीं, रेखा की अब की बार खैर नहीं। दूसरे पोस्टर पर लिखा था, चर्चा चारों ओर है, मसौढ़ी विधायक कमीशन खोर है। एक पर लिखा था, रेखा हटाओ, मसौढ़ी बचाओ। सभी लोगों को प्रणाम। मसौढ़ी सुरक्षित क्षेत्र है जहां से आरजेडी की रेखा देवी 2 बार की विधायक हैं। इस यात्रा से तेजस्वी को कम से कम इस बात की जानकारी मिल गई है कि समर्थकों में माहौल उनके विधायक के खिलाफ है। इसके बाद तेजस्वी का काफिला जहानाबाद पहुंचा तो यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही दिखी। तेजस्वी जिस जगह पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे वहाँ सामने खड़े दर्जनों लोगों के हाथ में लोकल विधायक के खिलाफ वाले पोस्टर थे। लिखा था, सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ। चाहे तो आप तेजस्वी के सामने लहराए जा रहे पोस्टर गिन सकते हैं। सुदय यादव 2 बार से आरजेडी के विधायक हैं। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के जरिए 66 विधानसभा सीटों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। 2020 में एनडीए को 34 सीटों पर जीत मिली थी, महागठबंधन को 31 और एलजेपी को 1 सीट मिली थी। राजनीतिक रूप से यात्रा वाला ये इलाका यादव और अति पिछड़ी जाति बहुल है। यहाँ यादव महागठबंधन के साथ अति पिछड़ी जाति के वोटर अच्छी संख्या में हैं, जो नीतीश का साथ देते आए हैं। धीरे 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 धीरे। वैसे सीट बंटवारे से लेकर
मुख्यमंत्री के चेहरे तक की बात एनडीए में भी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी महागठबंधन में मौजूदा वक्त में देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में पहुंचे, जब इन सवालों का सामना उनकी ओर से किया गया कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीटों का ये जो पेंच फंसा हुआ है उसको कैसे आप अलग राह तय करके आगे बढ़ पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपने लिए सीएम पद की दावेदारी के लिए संभावनाएं देख रही है। तमाम मुद्दों पर हमने सवाल पूछे। इस पर भूपेंद्र यादव की ओर से क्या जवाब दिया गया है, सुनिए केंद्रीय मंत्री को। बार जब आप लोग बार बार कहते हैं सवाल पूछने पर कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में आप ये लड़ रहे हैं चुनाव, क्या आप ये कह सकते हैं भूपेंद्र यादव जी एज वन ऑफ द टॉप मिनिस्टर्स एंड वन ऑफ द ब्रेन्स बिहाइंड दिस पार्टी कि इस इलेक्शन के बाद अगर आपकी अलायंस वापस पावर में आती है तो नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं और एनडीए की सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। तो वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप लोग को नंबर्स आते हैं तो? हम आएंगे ही, सरकार बीजेपी की और एनडीए की मुख्यमंत्री वही बनेंगे? हाँ, एनडीए का वही नेतृत्व है। अभी तो चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार जी है। तो आप ये क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष सर ऐसा है, विपक्ष अब प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार में तो विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है हिम्मत है तो बोलो अपने रैलीज में कि आप नीतीश कुमार बनेंगे आपके नेक्स्ट मुख्यमंत्री। राहुल गांधी जी ने आज तक क्या बताया उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हम तो कह रहे हैं नीतीश जी का नेतृत्व है। आप ये पूछो राहुल गांधी जी से, आप पूछिए राहुल गांधी जी से। हम तो नीतीश जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। बिहार को हमने जंगल राज से मुक्त किया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब जनहित में करेंगे कानून व्यवस्था की। वैसे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की ओर से नीतीश कुमार की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। लेकिन ये जो खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ये बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आई है। गोरखपुर में पशु तस्करों का हौसला कितना बुलंद है आप समझ सकते हैं कि रात के अंधेरे में वो पहुंचते हैं पशु की तस्करी करने के लिए। जब इस पे नहीं होते हैं कामयाब, वो घिर जाते हैं, तो फिर नीट के एक स्टूडेंट को अपनी गाड़ी में बिठाकर वो ले जाते हैं और उसके बाद उसकी हत्या करके 4 किलोमीटर दूर उसके शव को फेंक देते हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्षी समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार एक के बाद एक कई सवाल दागे गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। सवाल यह है कि यूपी में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का क्या वाकई कंट्रोल है? गोरखपुर में अपराधी अगर इतने बेखौफ हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में कितने होंगे? क्या योगी का एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन भी फेल हो चुका है? क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पशु तस्कर मानने को तैयार नहीं, गांव में जबरदस्त बवाल हुआ है और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। देश में कानून के राज की बात होती है तो योगी सरकार खुद दावा करती है कि बुलडोजर मर्डर और एनकाउंटर एक्शन से जो जीरो टॉलरेंस गारंटी उसने यूपी में दी है वैसी कहीं और नहीं। लेकिन एक मर्डर पर यह गदर आज यूपी में ही हुआ, वो भी सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में। दरअसल वारदात कल रात 12:30 बजे की है, जब गोरखपुर के महुआ चापी गांव में 2 गाड़ियां लेकर कुछ पशु तस्कर घुसे। वो रस्सियां खोलकर पशुओं को गाड़ी में लादते, उससे पहले ही गांव वाले अलर्ट हो गए। शोर सुनकर पशु तस्कर भागे। उनकी एक गाड़ी तो निकल गई, लेकिन दूसरी फंस गई। ये वही दूसरी गाड़ी है जिसे गांव वालों ने आग लगा दी। लेकिन 19 साल का नीट स्टूडेंट दीपक गुप्ता दूसरी गाड़ी का पीछा करते हुए दूर तक निकल गया। बाद में उसकी लाश मिली। परिवार के मुताबिक पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता को पकड़ लिया था। दीपक को पशु तस्करों ने अपनी गाड़ी में कैद रखा, फिर मुंह में गोली मारकर उसे सड़क पर फेंक दिया। परिवार के मुताबिक अगर पुलिस वाले गांव पहुंचते ही दीपक की तलाश में लग जाते तो शायद उसे पशु तस्करों से जिंदा छुड़ा भी लेते। तो हमारे बच्चे, हमारे देवर सब लोग गए, सब लोगों को मारा, सब लोग भाग गए। हमारे लड़कों को उठा के तुरंत गाड़ी में लेकर भाग गया। इंसाफ चाहिए। 30 लोग थे, 30 लोग वहीं पर सब मुजरिम को बचा रहे थे, बच्चों को नहीं बचाए। पुलिस आई भी थी, पुलिस साथ नहीं दी, इसी की वजह से हो गया। पुलिस 2 घंटा हम लोग साथ बातचीत किया। अगर 2 घंटा ढूंढने में लगाया होता तो हमारा भाई आज जिंदा होता। पुलिस पर आरोप है कि दीपक को ढूंढने की बजाय उस एक पशु तस्कर अजब हुसैन को बचाने में लगी रही, जिसे गांव वालों ने पकड़ लिया था और उसे पीट रहे थे। 6 पशु तस्करों में बस यही हाथ लगा।
और सुबह होते होते कई गांवों के लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। खबर लगते ही प्रशासन ने भी पुलिस और पीएससी के जवान मौके पर तैनात कर दिए। पुलिस ने काफी भीड़ को रोके रखा, लेकिन भीड़ गुस्से में थी। उसने ईंट और पत्थर मारने शुरू कर दिए। पुलिस के पास सेफ्टी के लिए सिर्फ हेलमेट ही थे। ऐसे में डीएम और एसएसपी ने खुद पहुंचकर हालात काबू किए। एसएसपी ने कहा, दीपक गुप्ता की मौत मुंह में गोली मारने से नहीं, गाड़ी से धक्का देने पर हुई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात साफ हो गई कि मौत की वजह हेड इंजरी थी, न कि मुंह में गोली मारी गई। कुछ एक लोगों के द्वारा गलत सूचना दी गई थी कि गनशॉट इंजरी लगी है, और उसमें मैंने बताया था कि प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने में हेड इंजरी प्रतीत हो रही है। तो पीएम रिपोर्ट में भी जो वीडियोग्राफी के अंडर की गई है, उसमें कॉज ऑफ डेथ कोमा ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी। पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया कि आरोपियों की तलाश में 5 पुलिस टीम बना दी गई है। अब तक की जांच में पता चला है कि इस वारदात को यूपी बिहार में एक्टिव गैंग ने अंजाम दिया। 6 पशु तस्करों में 3 बिहार के गोपालगंज के, बाकी 3 यूपी के रामपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के थे। प्रशासन ने गांव में फोर्स बढ़ा दी, लेकिन इतनी बड़ी वारदात वो भी गोरखपुर में हो तो विपक्ष कैसे चूकता। अखिलेश यादव ने भाजपा जाए तो इंसाफ आए बोलकर सियासी तड़का लगा दिया और आरोप लगाया, यूपी में पुलिस तस्करों को सत्ता का संरक्षण है। पुलिस तो पशु तस्करों को बचाने आई थी। इस गोरख धंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है। पूरे यूपी में अपराधियों का सिक्का चल रहा है। यूपी के मुख्य नगर में ये मुख्य नाकामी है। लेकिन सीएम योगी के दफ्तर ने इससे पहले ही एक्स पर पोस्ट कर दिया, बता दिया कि उन्होंने अफसरों को कठोर एक्शन के ऑर्डर दे दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी सियासी किचकिच हुई। बीजेपी ने भी कहा, एक्शन का इंतजार करो। उस बच्चे की जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था युवा, उसके मुंह में गन डाल के गोली मारी गई। तो योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि प्रचार में सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए के सिर्फ प्रचार में ही कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है कि जमीन पर भी कुछ है। गोरखपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन इस पूरी घटना में जो भी अपराधी वांछित हैं, उनको पाताल से ढूंढ करके भी सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। और सिर्फ ये लोग हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते। शासन चलाना तो कतई नहीं जानते। ऐसी निकम्मी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि इनकी कमर तोड़िए, संगठित अपराध इनका खत्म कीजिए, फुल इनकाउंटर कीजिए, गौवंशों की रक्षा कीजिए। बहरहाल अब इंतजार है कि दीपक गुप्ता की जान लेने वाले पशु तस्कर अब कब पकड़े जाते हैं। क्या एनकाउंटर की नौबत तो नहीं आएगी? और चुनौती गोरखपुर में मिली है तो सीएम योगी का जवाब पुराना ही होगा या कुछ नया होगा? और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, गौ तस्करों को पकड़ने के लिए अब बाकायदा एसटीएफ की टीम भी लगा दी गई है। पुलिस की 5 टीमें पूरे मामले को लेकर पहले ही तफ्तीश कर रही हैं, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, गोरखपुर में पशु तस्करों को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की भी टीम लगाई गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंच गए हैं। पुलिस की 5 टीमें पहले ही पशु तस्करों की तलाश में लगी हुई हैं। पिपराइच थाने की जंगल धूषण चौकी के सभी पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जिनके ऊपर लापरवाही के आरोप लगे हैं। गौ तस्करों को पकड़ने में अब यूपी पुलिस को कब मिलेगी कामयाबी, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। यूपी से लेकर आते हैं आपको राजधानी दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। पूरे ताकत झोंक दी गई है यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के नेताओं की ओर से। जिस तरह का जोर लगाया गया है उससे अब ये साफ हो चला है कि आगामी वोटिंग कराना अब कितनी बड़ी चुनौती डीयू में साबित होने वाली है। मारपीट, हंगामा, नारेबाजी, शोर शराबा, अफरा तफरी, ये सब हुआ देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में। छात्र संघ चुनाव का प्रचार हो रहा था, उसी प्रचार में माहौल बिगड़ा, छात्रों की भिड़ंत हुई और शिक्षा का मंदिर शर्मसार हो गया।
किसी को चोट लगी, किसी के कपड़े फटे, पुलिस को दखल देना पड़ा, तब जाकर कहीं माहौल काबू में आया। लेकिन तब तक DUSU के चुनाव का प्रचार बदनामी के रंग में नहा चुका था। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का कहना है कि इस बवाल के पीछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसी ने KMC के गेट पर प्रचार के लिए पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को रोकने की कोशिश की। हम सब लोगों को रोका जा रहा है, हमारे साथियों के साथ वहां पर काफी धक्का मुक्की हुई है विद्यार्थी परिषद के द्वारा। इसलिए रोका जा रहा है कि हम अपने भाइयों से, अपने बच्चों से न मिल सकें, अपने बच्चियों से न मिल सकें, और उनके जो हक है की आवाज है, जो आज पूरा देश आज परेशान है, पूरे देश के नौजवान परेशान है इस सरकार से, वो अपनी बात ना हमसे कह सकें। हालांकि बाद में अजय राय कैंपस में पहुंचे भी, जनसंपर्क भी किया, NSUI को जिताने की अपील की। आप NSUI को सपोर्ट करिए, NSUI आपका है और आपके साथ सुख दुख का साथी है। उधर ABVP का कहना है कि इस मारपीट और बवाल के पीछे NSUI की आपसी कलह है, उसी के दो गुट भिड़े हैं और कैंपस का माहौल खराब करने जनहित में आगे बढ़ते हुए सितंबर के सितम पर आते हैं। आधा सितंबर बीत चुका है, लेकिन बादल मानो अपनी दादागिरी पर उतारू हैं। एक बार फिर से उन्होंने उत्तराखंड को निशाने पर लिया है, लेकिन इस बार राजधानी देहरादून, जहां पर 12 लोगों की जान जा चुकी है। देहरादून की स्थिति दरियादून जैसी बनी हुई है। सवाल ये है कि मौसम का ये मिजाज कब बदलेगा, कुदरत का ये कहर कब थमेगा, जिससे लोग राहत की सांस ले पाएंगे। एक तरफ उफनती नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, बीच भंवर में फंसे कई लोग जो सैलाब की सितम को एक ट्रॉली के सहारे चुनौती दे रहे हैं। ट्रॉली के सहारे नदी में फंसे लोग पार करने की कोशिश करते हैं। ट्रॉली थोड़ा सा आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल पलट जाती है और ट्रॉली में मौजूद सभी लोग बहने लगते हैं। नदी किनारे मौजूद कुछ लोग इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। जैसे ही ट्रॉली पलटती है, चीख पुकार तेज होने लगती है। महज 35 सेकंड में इतने लोगों की जिंदगी एक साथ खत्म हो गई। तस्वीरें देहरादून के धूलकोट इलाके की है, जहां लगातार बारिश की मानसूनी नाले रौद्र रूप में बह रहे हैं। देहरादून की घाटी दरिया में तब्दील हो चुकी है और उसकी गवाह देती ये तस्वीर देखिए। एक शख्स बिजली के खंभे पर लटका हुआ है और वजह है नीचे मौजूद बाढ़ से बचने का जतन। बताया जा रहा है कि यह शख्स 3-4 घंटे तक इसी तरह बाढ़ से बचने के लिए बिजली के खंभे पर लटका रहा। घंटों इंतजार के बाद गनीमत रही, SDRF की टीम मौके पर पहुंची और इस शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे की है, जहां हाईवे पर सिर्फ पानी नहीं आया, बल्कि हाईवे का एक हिस्सा ही अपने साथ बहा ले गया। देहरादून में बादल फटने के बाद मची तबाही की अगली तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद देहरादून के देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ कैंपस भी डूब गया था और करीब 200 बच्चे फंस गए थे। देखिए, जब रेस्क्यू टीम ने बच्चों को बचाया तो वो कैसे दहशत में रोते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता है कि इस बार कुदरत सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि भगवान को भी चुनौती दे रहा है। यही वजह है कि कई मंदिरों में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा, वहां पर पानी ने ऐसा सैलाब मचाया कि सब कुछ अपने साथ बहाकर आगे बढ़ गया। चालीस दिन पुरानी धराली की तस्वीरें फिर जिंदा हो गई। इस बार कुदरत के कहर का एपिसेंटर उत्तरकाशी नहीं, देहरादून रहा। तस्वीर मशहूर पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा की है, जहां का हाल धराली की तरह हो गया है। 15-16 सितंबर की दरमियानी रात बादल फटा और पूरा का पूरा पहाड़ मलबे की शक्ल में रिहायशी इलाकों में पसर गया। ये देखिए, लक्ष्मी से लेकर पडियार रेस्टोरेंट, ऐसे न जाने कितनी दुकानें सहस्त्रधारा के सैलाब की चपेट में आ गए। इन्हीं दुकानों की ये पुरानी तस्वीरें हैं। एक पंक्ति में होटल, दुकान नजर आ रहे हैं और पानी का स्तर भी काफी नीचे है। लेकिन कल बादल फटने के बाद सहस्त्रधारा सैलाब में तब्दील हो गई। कई होटल बह गए, कई मकान ध्वस्त हो गए। सहस्त्रधारा को मशहूर मालदेवता से जोड़ने वाला पुल भी सैलाब की चपेट में आ गया। इसी मार्ग से होकर के
सहस्त्रधारा और मालदेवता तक पहुंचा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से सड़क के कट जाने से हजारों लोग देहरादून से कट गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल टपकेश्वर महादेव का भी है। देवों के देव महादेव का मंदिर आधा डूब चुका है। मंदिर के बाहर बजरंगबली की विशाल प्रतिमा का आधा हिस्सा भी पानी में समाया हुआ है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के टपकेश्वर मंदिर के बाहर की हैं। गुफाओं के भीतर मौजूद इस मंदिर के शिवलिंग में 12 मास चट्टानों से बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन बीती रात यहाँ सैलाब ने घुसपैठ कर दी। पहली तस्वीर कुछ दिन पुरानी है, जब तमसा नदी से हनुमान जी की प्रतिमा और मंदिर से कई फीट ऊंचे नजर आ रहे हैं, और अभी यहाँ तमसा का पानी मंदिर और प्रतिमा को कई फीट पार कर चुका है। नदी से कई फीट ऊपर मंदिर में मौजूद शिवलिंग भी पानी में समाया हुआ है। नदी का पानी अपने साथ लाए सैलाब को मंदिर के भीतर छोड़ गया है। मंदिर के भीतर की ये पुरानी तस्वीरें देखिए। गुफाओं के बीच मंदिर का ये मनोरम दृश्य, जिसमें शिवलिंग भी नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कुदरत के कहर ने मंदिर की सूरत बिगाड़ दी है। ऐसा लगता है मानो बारिश और बादल मिलकर देश के पहाड़ी राज्यों से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की भयानक तबाही आपने देख ली है, हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर में पूरे के पूरे बाजार को पानी जिस तरह से बहा कर ले गया, उसने कुदरत के इस प्रकोप को लेकर आम आदमी की बेबसी एक बार फिर से जाहिर कर दी। मलबे में दबी बस वैन, घरों इमारतों में घुसा पानी। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद धर्मपुर बस स्टैंड की है। बीती रात यहां से बहने वाली सोनखंड बाढ़ आई और पूरे इलाके में तबाही मचा गई। तबाही का मंजर कितना भयावह था, ये तस्वीर देखिए। हिमाचल परिवहन की बस का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। ऐसी एक नहीं, कई बसों का हाल है, जो बताने के लिए काफी है कि बाढ़ की घुसपैठ कितनी खतरनाक थी। कई गाड़ियों को सोन की सुनामी बहा ले गई। रात को मची तबाही से लोगों की चीख चित्कार सुनाई दी, और जब सुबह उजाला हुआ तो सोन का जलस्तर घट चुका था, लेकिन जगह जगह तबाही के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। और अब शिकार हुआ है मंडी का धर्मपुर टाउन जो है, जहां सोमवार रात जो है सोनखंड जो यहाँ पे नज़दीक बहती है टाउन के साथ, उसमें उफान आया और उसकी वजह से जो कुछ हुआ शहर में वो आप देखेंगे तो सोचेंगे कि सितंबर महीने में ये कैसा सितम है बरसात का कि लोगों को जो है यहाँ अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई है। सोन का सैलाब बस स्टैंड के आगे बढ़कर रिहायशी इलाकों में कई घरों और दुकानों में घुसपैठ कर तबाही मचा रहा था। कुदरत के इस सितम से सहमे लोग आधी रात को अपने घरों से बाहर निकले, सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि धर्मपुर में ये आपदा मैन मेड है। खड्ड के प्रवाह को इस तरह से बदला गया है कि हर 2 साल में यहाँ ऐसी बाढ़ आती रहती है। एक्चुअली ये जो बस स्टैंड बना है बेसिकली ये रिवर बेड पे है, और इसको बनाने के बाद जो है इसको जो खड्ड है इसको और क्लोज कर दिया है पीछे। तो ये मैन मेड डिजास्टर है, क्योंकि खड्ड क्लोज होने से जो है जब भी इसमें हर साल 1-2 फुट जो पानी है इसमें आता है। धर्मपुर बाढ़ की चपेट में आने से एक आदमी लापता है, कई वाहन बह गए। राज्य सरकार का अनुमान है कि बीते 3 साल में हिमाचल में आपदा की वजह से 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसमें नेशनल हाईवे का नुकसान नहीं जोड़ा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको पाकिस्तान। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ओर से 2 टूक कह दिया गया था कि आतंकी मसूद अजहर के पूरे खानदान का खात्मा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोलकर अपने आप को सच साबित करने में लगा रहा। लेकिन अब तो आतंकी मसूद अजहर के ही एक गुर्गे ने आतंकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जिस पराक्रम से पाकिस्तान अब तक मुंह छिपाता रहा, उसे आखिरकार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने खुद बेपर्दा कर दिया है। ये दहशतगर्दी की काले लिबास में बंदूकधारी आतंकियों से घिरा ये शख्स आतंकी संगठन
जैश का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी है, जिसने खुद इस बात की गवाही दे दी है कि 7 मई को बहावलपुर में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक में उसके आका मसूद अजहर का पूरा कुनबा बर्बाद हो गया। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। हालांकि अपने आतंकी अड्डे मरकज सुभान अल्लाह पर हुई स्ट्राइक के बाद आतंकी मसूद अजहर खुद भी ये बात कबूल कर चुका था कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और अगर उस स्ट्राइक में वो भी मर जाता तो खुशनसीब होता। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। हालांकि भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तानी फौज और सरकार लगातार यही झूठ फैलाती रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन जैश कमांडर के इस बयान ने न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोल दी बल्कि दुनिया भर के सामने भारत के उस दावे को और मजबूत कर दिया कि आज भी पाकिस्तान की जमीन पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां धड़ल्ले से जारी हैं। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे राजस्थान के एक थप्पड़बाज नेता की। नाम है नरेश मीणा। इनकी खासियत है कि सामाजिक कार्य के नाम पर इतने असामाजिक हो जाते हैं कि अपने समर्थकों को अपनी ऑडियंस पर ही थप्पड़ और लात घूंसे बरसाने लगते हैं। इनकी नई हरकत का कारण और नया एक्शन देखिए। कभी मंच पर बैठने के लिए लोगों पर लात घूंसों की बरसात, कभी छांव में जाकर बैठे अपने ही समर्थकों की गाल पर तमाचा। आंदोलन के मंच पर रह रहकर आपा खो देने वाले इस शख्स का नाम है नरेश मीणा। 25 जुलाई को झालावाड़ के स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर 12 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं आमरण अनशन की घोषणा कर रहा हूं। जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, मैं अन्न का एक दाना भी अपने पेट में नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को अपना प्राण भी देने पड़े। नरेश मीणा की मांग है कि राजस्थान सरकार झालावाड़ हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे। लेकिन आंदोलन से ज्यादा नरेश मीणा की हरकतें सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल जिन समर्थकों की भीड़ के दम पर नरेश मीणा ये आंदोलन चला रहे हैं, अब वही लोग आए दिन मीणा के हाथों पिटने लगे हैं। अनशन के बीच नरेश मीणा लोगों को संबोधित करने के लिए खड़े हुए तो कुछ समर्थक मोबाइल चलाते और बातें करते दिख गए। मीणा को इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने लोगों को लातों से मारना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले भी अनशन के दौरान नरेश मीणा को मंच के सामने कुछ समर्थक पेड़ की छांव में बैठे दिख गए थे। मीणा ने उन्हें वापस आने का इशारा किया, लेकिन जब समर्थक नहीं आए तो आग बबूला नरेश मीणा ने पेड़ के नीचे जाकर समर्थकों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा आवारा कुत्तों की खबरों से लगातार हर एक न्यूज बुलेटिन पटा पड़ा रहता था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर किस तरह से कुत्तों को लेकर एक नई तरह की चर्चा चल रही थी। लेकिन आपको बताते चले, नई खबर यूपी से सामने आई है। यूपी सरकार ने आवारा कुत्तों पर बड़ा सख्त फैसला लिया है। यूपी में आवारा कुत्तों को अब जेल जाना पड़ सकता है और उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। सुनने के बाद आप चौंकेंगे, अपना सिर खुजाएंगे कि भला कुत्तों को भी उम्र कैद कैसे हो सकती है। लेकिन खबर 16 आने सच्ची है कि यूपी में कुत्ता काटेगा तो फिर जेल काटेगा। यूपी सरकार ने अपने सभी नगर निगमों को ऑर्डर दे दिया है। हम देख करके कंफर्म करेंगे कि हाँ कुत्ते ने काटा है तो उसको फिर कैच करके सेम डे हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर रखेंगे। सपोज किसी का बिहेवियर किसी कुत्ते का ऐसा हो गया कि हमको काटना ही काटना है तो लाइफ टाइम जब तक उसका जीवन है तब तक हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखेंगे। अब देखिए कि कटखाने आवारा कुत्तों की पहचान कैसे होगी, उन्हें पकड़ा कैसे जाएगा और उम्र कैद की सजा कैसे तय होगी। यूपी के नगर विकास विभाग के आदेश के मुताबिक किसी व्यक्ति को पहली बार कुत्ता काटता है तो कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी। इस दौरान कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर में रखा जाएगा।
10 दिन बाद रिहाई से पहले उसे माइक्रोचिप लगाई जाएगी। वो रडार पर रहेगा। यही कुत्ता किसी को दूसरी बार काटता है तो माइक्रोचिप से उसे ढूंढ लिया जाएगा। ये पता लगा कि कुत्ते ने किसी के भड़काए बिना खुद काटा है तो उसे उम्र कैद होगी। जबरन काटने का दोषी पाए जाने पर कुत्ते को आजीवन एबीसी सेंटर में रखा जाएगा और उम्र कैद से इस कुत्ते को तभी रिहाई मिलेगी जब कोई उसे गोद लेने आगे आएगा। अब बड़ा सवाल है कि ऐसे सजा याफ्ता और काटने के लिए बदनाम हो चुके आवारा कुत्ते को कौन गोद लेगा, कौन रिस्क लेगा, ये सोचने की बात है। और अब आज का जनहित मंत्र। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अच्छा समय कभी नहीं आता, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।